आपकी वैदिक संस्कृत थी और एक आपकी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ही आपके वेद लिखे गए हैं और लौकिक संस्कृत में लिखी गए हैं जो महाभारत लिखा गया व्यास के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया, फिर कालिदास आए, फिर माघ एक हैं वो आए, अश्वघोष आए, फिर उन्होंने लौकिक संस्कृत में लिखा। फिर जब संस्कृत काल जब खत्म होने लगता है तब हम क्या देखते हैं कि कई बोलियाँ उभर के आ रही हैं उसी संस्कृत भाषा से। तो वो कौन कौन से 3 मुख्य बोलियाँ उभर के आई? एक पश्चिमोत्तरी बोली थी, एक मध्य देशी थी और एक पूर्वी थी। और जब ये संस्कृत काल खत्म हो रहा था तो वो समय था 500 ईसा पूर्व से लेकर आपकी पहली शताब्दी। तो ये समझ लीजिए भी 2000 चल रहा है, 2500 साल से लेकर पहली शताब्दी तक जो समय गया 500 साल। वो जो समय था उस समय क्या हुआ, पाली भाषा, वो जो संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन आए ना वो पाली भाषा के रूप में हुए। और पाली भाषा में यही समय था जब बुद्ध का जन्म हुआ, जब बुद्ध धरती पर आए। तो जितने भी बौद्धिक आपको किताबें मिलेंगी उनके जितने भी उपदेश मिलेंगे वो पाली भाषा में मिलेंगे। तो पाली भाषा के दौरान आप देखेंगे कि जो 3 बोलियों का विकास हुआ था उसमें एक और बोली का विकास हुआ और उस बोली का नाम है दक्षिणी बोली। ठीक है, अब पाली खत्म होता है, पहली शताब्दी शुरू हो रही है, 5वीं शताब्दी तक प्राकृत भाषा का समय। प्राकृत भाषा के समय पे बहुत तरह की बोलियाँ आ गई, चूँकि अब अलग अलग क्षेत्र हैं, उस समय महाजनपद भी बन रहे थे, समाज का निर्माण हो रहा था, तो अलग अलग बोलियाँ भी आने लगी। और हमारे भारत की बहुत पुरानी कहावत है कि कोस कोस पे पानी और 4 कोस पे बोली, ये बदलती है भारतवर्ष, वर्ष मतलब देश। तो अब क्या हुआ, पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक प्राकृत भाषा चलती है। फिर 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बहुत तरह परिवर्तन आया, मतलब भाषा में इतना परिवर्तन कभी देखने को नहीं मिला। जो संस्कृत निष्ठ भाषा थी वो धीरे धीरे घट गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उस भाषा को नाम दिया गया अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द आया है अपभ्रंश और पतंजलि नाम सुने होंगे आप लोग। पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द कहा उन विकृत शब्दों को, संस्कृत के उन विकृत शब्दों को जो संस्कृत नहीं थे, जो संस्कृत से अलग थे। और अपभ्रंश भाषा के जो कवि थे उन्होंने अपनी भाषा में रची हुई कविताओं साहित्य को नाम दिया देशीय भाषा, ग्रामीण भाषा, बट उसे संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं कही। और इसीलिए पतंजलि ने इसे विकृत शब्दों की उपाधि दी और आगे चल के ये उपाधि पूरी भाषा में परिवर्तित होती दिखती है। फिर क्या होता है कि कई अपभ्रंश भाषाएं आती हैं, अपभ्रंश जैसे शौरसेनी है और अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, मागधी है। तो शौरसेनी और अर्धमागधी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि उससे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये 2 हिंदियों का विकास होता है। तो अब हम जानिए कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो 2 मुख्य अपभ्रंश से हुआ। मुख्य अपभ्रंश कौन कौन से, शौरसेनी है और अर्धमागधी है। और हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश है आपका, राजस्थान है, हरियाणा है, फिर दिल्ली है, पंजाब के कुछ भाग है, हिमाचल प्रदेश। तो अभी पूरे देश में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 10 बोलियाँ हैं। तो 10 बोलियों को ध्यान में देते हुए मुख्य हमारे लिए खड़ी बोली। खड़ी बोली क्यों है, क्योंकि खड़ी बोली से खड़ी बोली की 3 शैलियाँ जो आज हम लोग की हिंदी में आती है। 3 शैलियों के नाम है आपका हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। आज तो हम लोग को लगता है सब एक ही है, हिंदुस्तानी और हिंदी, पर नहीं, ऐसा नहीं था। हिंदुस्तानी का एक अलग अर्थ था, उर्दू का एक अलग अर्थ था और हिंदी का एक अलग अर्थ था। तो जो खड़ी बोली में बोलचाल की भाषा में अरबी भाषा के शब्द जैसे औरत अरबी भाषा का शब्द है, आपका फारसी शब्द जैसे जहाज, तुर्की शब्द उर्दू एक तुर्की शब्द है, तत्सम शब्द जैसे तद्भव शब्द, सब शब्द आ जाते हैं बोलचाल की भाषा में। तो वो जो एक भाषा तैयार होती है उसे हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं। और फिर उसी हिंदुस्तानी भाषा में ही जब आप ज़्यादा से ज़्यादा असाधारण जो तत्सम शब्द, जो संस्कृत शब्द है उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हम लोग साहित्यिक हिंदी के नाम से जाना जाता है। और फिर अगर उसी की जगह पे, उसी बोलचाल की भाषा में, उसी खड़ी बोली में अगर आप अरबी शब्द, उर्दू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो उर्दू भाषा कहलाती है। बट उस समय उसको उर्दू नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता था मिश्रित भाषा या फिर रेगिता, और या हिंदी में ही उसको गिना जाता। हिंदी और उर्दू समानार्थी शब्द, कोई अंतर नहीं था। जब आप उस समय के शेरों को पढ़ेंगे तो उन्हें हिंदी शेर कहे जाते थे। गालिब जो एक बहुत बड़े वो उर्दू कवि हुए हैं, उन्होंने भी कई जगह उर्दू और हिंदी
क्यों नहीं बना? हम लोग तो कहते हैं जो हिंदुस्तानी है तो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना? जब अंग्रेज यहाँ से चले गए और जब शक्ति का विभाजन हो रहा था केंद्र में और राज्यों में, तब हुआ कि वहाँ पे जो संविधान को बना रहे थे उन्होंने कहा हिंदी पट्टी के ज़्यादा लोग थे, उन्होंने कहा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। पर जो दिल्ली